हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कॉम्पटन इफेक्ट। क्योंकि जैसे कि हम अपना सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं, नाम है क्वांटम मैकेनिक्स गेट एंड सीएसआई और नेट, जिसके अंदर हम गेट और सीएसआई नेट के सारे टॉपिक्स डिस्कस कर रहे हैं। उसी में एक सबसे इंपॉर्टेंट इफेक्ट आता है कॉम्पटन इफेक्ट। देखिए, कॉम्पटन इफेक्ट जो है हमारे पिछले दो इफेक्ट का ही एक पार्ट है। जैसे हमने पिछले दो इफेक्ट डिस्कस किए थे, ब्लैक बॉडी रेडिएशन एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उसी तरह एक इफेक्ट आता है कॉम्पटन इफेक्ट। अच्छा देखो, कॉम्पटन इफेक्ट इतना इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि सीएसआईआर नेट में इसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और गेट में भी कभी कभार इसके क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो इसलिए हमें इसको अंडरस्टैंड करना होगा और इसको समझना होगा और इसकी पूरी थ्योरी प्लस फॉर्मुलेशन हम इसको कंप्लीटली डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को स्किप ना करें और पूरी वीडियो को देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। कॉम्पटन इफेक्ट एक्चुअल में मेरा है क्या? देखिए, कॉम्पटन इफेक्ट को मैं डिफाइन करूंगा एक्सरे पार्टिकल्स के साथ में। कॉम्पटन इफेक्ट एक ऐसा इफेक्ट है जो कि ये शो करता है कि जब कोई एक्सरे या एक्सरे फोटोन की मैं बात करूं, तो अगर एक्सरे फोटोन जब किसी इलेक्ट्रॉन से टकराता है तो उस फोटोन की वेवलेंथ इंक्रीज हो जाती है। मतलब कैसे? ये एक इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, यहां से फोटोन टकरा, फोटोन आया, ऐसे फोटोन इलेक्ट्रॉन से टकरा के इधर गया, तो उसकी जो वेवलेंथ होगी वो डेल लेमडा क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। इसी इंक्रीमेंट को कहा जाता है कॉम्पटन इफेक्ट। कॉम्पटन ने सबसे पहले ये पता लगाया कि भाई इंक्रीमेंट हो रहा है यहां पर, किसमें? वेवलेंथ में। कि जब एक्सरे को या एक्सरे फोटॉन्स को इलेक्ट्रॉन से स्कैटर्ड कराया जाता है तो उसके अंदर इंटरेक्शन, मतलब उसकी वेवलेंथ में क्या हो जाता है? इंक्रीमेंट आ जाता है। इसी इंक्रीमेंट को कहा जाता है कॉम्पटन इफेक्ट। और यहां पर हम समझेंगे कॉम्पटन इफेक्ट को और उसके फॉर्मूला। तो चलिए इसको कंप्लीट डिस्कस करते हैं। अभी तो हमने सिर्फ इसकी डेफिनेशन बताई है आपको। इसका सिस्टम कुछ इस तरीके से बनेगा कि हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन होगा जो कि रेस्ट पर बैठा होगा, यहां से एक एक्सरे फोटोन आएगा जिसकी एनर्जी होगी एच म्यू, और इस एच म्यू एनर्जी इसकी होगी और इसका एक मोमेंटम होगा एच म्यू बाय सी। इसका मोमेंटम होगा एच म्यू बाय सी। अब इसका मोमेंटम कहां से आया वो देख लेते हैं। E इक्वल्स टू एम स्क्वायर सी की पावर 4 पी स्क्वायर सी स्क्वायर होती है। किसी भी इलेक्ट्रॉन या फोटोन की अगर हमें एनर्जी को कैलकुलेट करना है तो वो इस फॉर्म में कैलकुलेट कर सकते हैं। अब क्योंकि फोटोन का मास जीरो होता है तो ये टर्म जीरो हो गई, पी स्क्वायर सी स्क्वायर बचा तो वो उसका रूट हटाएंगे तो पीसी बनेगा, ई बाय सी बनेगा। ई की जगह आ जाएगा एच म्यू बाय सी। ई की जगह क्या हो जाएगा? एच म्यू बाय सी। ठीक है, ये हमारी फोटोन की क्या है? मोमेंटम है। अब जब मेरा फोटोन इससे टकराएगा तो टकराने के बाद वो जाना तो सीधा चाहिए, लेकिन वो सीधा ना जाके फोटोन जाएगा इस डायरेक्शन में और इलेक्ट्रॉन जाएगा इस डायरेक्शन में। ये जो दोनों के बीच का एंगल होगा ये होगा फाई स्कैटरिंग एंगल, और इन दोनों के बीच में थीटा। अब हमारा फोटोन जब यहां जाएगा तो इसकी एनर्जी हो जाएगी एच म्यू डैश और मोमेंटम हो जाएगा एच म्यू डैश बाय सी। और इलेक्ट्रॉन जब इधर जाएगा तो इसका मोमेंटम होगा पी और इसकी एनर्जी होगी एम स्क्वायर सी की पावर 4 पी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब यहां पर हमें यह डिस्कस करना है कि वेवलेंथ एक्चुअल में इंक्रीमेंट कैसे हुई, क्योंकि हम अगर इस पूरे सिस्टम को ढंग से देखें तो हमारे पास इसकी फ्रीक्वेंसी एंड स्पीड ऑफ लाइट है। फ्रीक्वेंसी और स्पीड ऑफ लाइट दी हुई, वेवलेंथ का यहां पर कहीं भी अता पता मौजूद नहीं है। तो अब वेवलेंथ मौजूद नहीं होने की स्थिति में हम क्या करेंगे? फ्रीक्वेंसी से ही फॉर्मूला बनाएंगे और उस फॉर्मूले में वेवलेंथ को सब्स्टिट्यूट करेंगे। लेकिन कैसे वो देखिए। क्या आपको ये रिलेशन समझ में आ गया? यहां पर इंसिडेंट क्या हो रहा है और स्कैटरिंग होने के बाद क्या हो रहा है, ये सब कुछ मैंने लिख दिया। अब हम यहां पर सबसे पहले मोमेंटम को कंजर्व करवाएंगे। क्या करवाएंगे? मोमेंटम कंजर्वेशन। तो मोमेंटम कंजर्वेशन क्या कहता है? मोमेंटम बिफोर स्कैटरिंग एंड मोमेंटम आफ्टर स्कैटरिंग आर इक्वल, यानी कि इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम आर इक्वल। ये चीज तो हम 11th में पढ़ चुके हैं क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर। तो इनिशियली अगर मैं मोमेंटम देखूंगा तो उसको पहले इनिशियली अगर मैं मोमेंटम देखूं किसका? फोटोन का, तो फोटोन का इनिशियल मोमेंटम कितना हो गया? एच म्यू बाय सी। लेकिन इलेक्ट्रॉन का इनिशियल मोमेंटम जीरो। ये बात समझ में आई? फोटोन का इनिशियल मोमेंटम एच म्यू बाय सी और इलेक्ट्रॉन का जीरो। फोटोन का फाइनल मोमेंटम कितना होगा? कितना होगा? जो लोग ये सोच रहे हैं कि एच म्यू बाय डैश होगा वो प्लीज इस चीज को ना सोचें,
क्योंकि अगर आप ढंग से देखो तो ये फोटोन ऐसे आ रहा था, आया ऐसे लेकिन गया ऐसे, इसका मतलब यहां पर मोमेंटम का कंपोनेंट काम करेगा। तो मोमेंटम का कंपोनेंट अगर मैं बनाना चाहूं तो कुछ इस तरीके से बनेगा, ये मेरा एंगल फाई, ये मेरा एंगल थीटा। इस डायरेक्शन में मोमेंटम का कंपोनेंट कितना होगा, एच, ये सॉरी इधर इस डायरेक्शन में एच म्यू डैश बाय सी कॉस फाई हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और इधर भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना होगा, पी कॉस थीटा, क्योंकि मोमेंटम हम जनरली मोमेंटम पी ले रहे थे, यहां भी जनरली मोमेंटम हमने कितना लिया, एच म्यू बाय डैश। लेकिन जब हम इसके कंपोनेंट्स लेंगे तो कंपोनेंट आपको पता ही होगा, जिस तरफ थीटा होता है उस तरफ कॉस होता है, तो इधर कॉस आ गया और इधर भी कॉस आ गया। तो फाइनल इसका मोमेंटम कितना होगा, कॉस फाई अपॉन सी, और यहां पर आएगा पी कॉस थीटा। ये दो आ गए। चलिए, ये तो इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गए। वर्टिकल क्या करते हैं, वर्टिकल कैसे होंगे, तो वर्टिकल में देखा जाए तो यहां कितना हो जाएगा, एच म्यू डैश बाय सी साइन फाई, और यहां कितना होगा वर्टिकल में, पी साइन थीटा। भाई ये तो हॉरिजॉन्टल इसका हो गया, वर्टिकल तो ये रहा, तो वर्टिकल में कितना होगा, पी साइन थीटा। अगर आप ढंग से देखो तो इनिशियली वर्टिकल मोमेंटम कुछ नहीं है, वर्टिकल यानी कि परपेंडिकुलरली कुछ नहीं, तो कुछ नहीं है, तो इनिशियली फोटोन के लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए जीरो, लेकिन फाइनल में कितना आएगा, पी कॉस सॉरी एच म्यू डैश बाय सी साइन फाई माइनस पी साइन थीटा। अब ये माइनस क्यों आया, क्योंकि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में, परपेंडिकुलरली दोनों ऑपोजिट है, इस माइनस को उधर भेज दे तो बनेगा पी साइन थीटा इक्वल्स टू एच म्यू डैश बाय सी साइन फाई। ये हमारे मोमेंटम के रिलेशन आए, वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली। हमारे पास मोमेंटम के दोनों रिलेशन आ गए, ये हॉरिजॉन्टल के लिए, वर्टिकल के लिए। लेकिन कॉम्पटन इफेक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट फिनोमिना क्या है, कॉम्पटन इफेक्ट का सबसे इंपॉर्टेंट फिनोमिना जब अगर मैं डिस्कस करूंगा तो कॉम्पटन इफेक्ट का सबसे इंपॉर्टेंट फिनोमिना होता है एक्सचेंज ऑफ द एनर्जी, मतलब एनर्जी का एक्सचेंज होगा। अब एनर्जी का एक्सचेंज कैसे होगा वो समझिए। मेरा जो फोटोन था उसकी शुरुआत में एनर्जी कितनी थी, एच म्यू, लेकिन जैसे ही वो फोटोन इलेक्ट्रॉन से टकराएगा वो अपनी कुछ एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दे देगा, और उसके बाद उसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी, एच म्यू डैश। इन दोनों का डिफरेंस फोटोन की काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है, टोटल काइनेटिक एनर्जी के बराबर। समझ आ रहा है, शुरू में मेरे फोटोन की एनर्जी एच म्यू थी, जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन को टकराया इसने अपनी इलेक्ट्रॉन को थोड़ी सी अपनी एनर्जी दी, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन मूव हो गया, इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ना स्टार्ट हो गया, और यहां पर एक नई फ्रीक्वेंसी आई एच म्यू डैश, नहीं सॉरी नई एनर्जी एच म्यू डैश। इन दोनों का डिफरेंस फोटोन की काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है, और ये इसका एनर्जी लॉस का स्टेटमेंट भी है। आप इससे पता कर सकते हो कि एनर्जी का कैसे लॉस हो रहा है। आई होप सो आपको ये रिलेशन समझ में आया होगा। ये मैं रिमूव कर रहा हूं ताकि अब मैं इसको और अच्छे से समझा सकूं, ये मैं पूरा हटा रहा हूं, ठीक है। अब हम यहां पर अपने मोमेंटम के रिलेशंस को वापस लिखते हैं, एच म्यू बाय सी इक्वल्स टू एच म्यू डैश बाय सी कॉस फाई प्लस पी कॉस थीटा, और हमारा एक मोमेंटम का रिलेशन पी साइन थीटा इक्वल्स टू एच म्यू डैश बाय सी साइन फाई। ये हमारे मोमेंटम के रिलेशन हो गए, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट। एक हमारा रिलेशन आ गया एच म्यू डैश इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी का लूज ऑफ एनर्जी का, दो रिलेशन हमारे पास आ गए। अब यहां पर हम क्या करेंगे, जरा इसको समझते हैं। एक्चुअल में हमारा जो यहाँ पर मेन काम है वो स्कैटरिंग वेवलेंथ, यानी कि जो वेवलेंथ में इंक्रीमेंट हो रहा है उसको फाइंड आउट करना, क्योंकि कॉम्पटन इफेक्ट तो वही कहता है वेवलेंथ का इंक्रीमेंट बता दो। तो वेवलेंथ का इंक्रीमेंट बताने के लिए हम यहां पर इसको सॉल्व करेंगे, मतलब इसको डेरिवेट करेंगे। अब अगर इसको मैं डेरिवेट करना चाहूं तो मैं आपको एक सिंपल से यहां पर कहना चाहूंगा, डेरिवेशंस बहुत लंबे हैं इसके, तो डेरिवेशन के अंदर ना पढ़ते हुए हम सीधे इसके फॉर्मूले पे बात करेंगे और इसके रिलेशंस पे बात करेंगे। देखिए रिलेशंस तो मैंने बता दिए, मोमेंटम का रिलेशन और एनर्जी का रिलेशन, इन दोनों से ही बनेगा इसका फॉर्मूला। लेकिन यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इन पूरे फॉर्मूलाज को ढंग से देखो, सॉरी इन पूरे रिलेशंस को ढंग से देखो, तो इन रिलेशन में वेवलेंथ कहीं पर मौजूद है। तो वेवलेंथ कहीं पर मौजूद नहीं होने की वजह से इस फॉर्मूले में काम का नहीं, ये फॉर्मूला ये रिलेशन हमारे काम का नहीं है।
लेकिन बनेगा तो इसी से फॉर्मूला। तो हम क्या करेंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे यानी कि फॉर्मुलेट करेंगे, तब हमें जो वैल्यूज मिलेगी उसमें हम लेमड़ा यानी कि वेवलेंथ की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। और कैसे करेंगे, जब आप इस पूरे को सॉल्व करोगे तो ये कुछ इस तरीके से होगा, mc by h v by c minus v dash by c equals to v dash c 1 minus cos phi। ये पूरा इस तरीके से एक रिलेशन आएगा फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में। ये फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में इस v डैश स्कैटरिंग फ्रीक्वेंसी और v हमारी इनिशियल फ्रीक्वेंसी। जब आप v बाय c की जगह रख देते हो 1 बाय लेमड़ा, शायद पता होगा ये जो हमारा फॉर्मूला होता है, क्या नाम है इसका, लेमड़ा इक्वल टू अपना होता है c बाय v। ये आपको पता ही होगा, लेमड़ा की जो वैल्यू होती है वो होती है c बाय v, ये हम सबको पता है। तो v बाय c कितना हो जाएगा, 1 बाय लेमड़ा, तो रख दो। जब आप 1 बाय लेमड़ा को यहां रखोगे इक्वल टू 1 बाय लेमड़ा डैश 1 माइनस कॉस फाई। और जब आप इस पूरे रिलेशन को सॉल्व करोगे तब आपके पास फॉर्मूला आएगा लेमड़ा डैश इक्वल टू लेमड़ा प्लस h बाय एम सी इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस फाई, सो मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस कॉस फाई। ये हमारी स्कैटर्ड वेवलेंथ है, जो लेमड़ा डैश है ये है हमारी स्कैटर्ड वेवलेंथ, और यही स्कैटर्ड वेवलेंथ है और यही हमारी इंक्रीमेंट वेवलेंथ भी है। अगर हमसे पूछ ले तो ये इंक्रीमेंट वेवलेंथ भी है। और ये जो h बाई एम सी है इसकी कुछ फिक्स वैल्यू होती है, इसको हम लिख सकते हैं लेमड़ा सी से। ये लेमड़ा सी का मतलब होता है कॉम्पटन वेवलेंथ। क्या मतलब होता है, कॉम्पटन वेवलेंथ। लेमड़ा सी की वैल्यू इलेक्ट्रॉन के लिए होती है 2 पॉइंट, मैं देख लेता हूं थोड़ा प्लीज, 2.426 पिकोमीटर। और यही फोटोन के लिए होती है, सॉरी प्रोटॉन के लिए होती है 1.317 फेरोमीटर। ये पिकोमीटर में और ये फेरोमीटर में। तो ये हमारा पूरा कॉम्पटन इफेक्ट का रिलेशन, मोमेंटम का, क्योंकि ये रिलेशन बहुत काम आएगा जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। एनर्जी का रिलेशन काम आएगा, फ्रीक्वेंसी का रिलेशन काम आएगा, वेवलेंथ का रिलेशन सबसे इंपॉर्टेंट। ये चारों रिलेशंस मैंने लिख दिए हैं, प्लीज इनको कहीं पर अच्छी जगह नोट कर लीजिए ताकि ये आपके बहुत ज्यादा काम आएंगे और आप इसको क्वेश्चन जब आपके सामने ये होंगे तो आप इनकी मदद से क्वेश्चंस को क्या कर सकेंगे, सॉल्व कर सकेंगे। और मैं यही कहना चाहूंगा, जो ये सोच रहे हैं कि मैंने डेरिवेशन नहीं करवाई है उनसे मैं ये कहूंगा प्लीज डेरिवेशंस में ना पड़े अभी के लिए। आप अगर कॉलेज के लिए तैयारी कर रहे हैं तो फिर डेरिवेशन कर लीजिए, अच्छी बात है। लेकिन क्योंकि हम तैयारी कर रहे हैं सीएसआई और गेट की, अगर हम डेरिवेशंस में इतना टाइम देंगे तो हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व करने का टाइम नहीं बचेगा। इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि आप सिंपली थ्योरी पढ़े, उसकी डेरिवेशन को समझ ले, फॉर्मुलेशन को समझ ले। लेकिन अगर डेरिवेशन नहीं भी करते हैं तो सिर्फ फॉर्मूला समझ ले कि फॉर्मूले में कौन सी वैल्यू किस चीज की है, और क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करें ताकि आपको ये चीजें आसानी से क्लियर हो। तो अब मैं इसके कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा। सबसे पहले आप इसको देख लीजिए। मैं इसके आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा देता हूं। अगर आपने लिख लिया, वीडियो को पॉज कर लीजिए, पॉज करके इसको लिख लीजिए। अब बारी आती है हमारे क्वेश्चंस की। क्वेश्चंस आ गए हैं क्वेश्चंस। तो चलिए क्वेश्चंस आ चुके हैं, तो क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए मैं आपसे सबसे पहले ये कहूंगा, एक्स रे के क्वेश्चंस हैं हमारे सारे, तो उसको सॉल्व करूंगा और मैं क्वेश्चन यहाँ नीचे लिखा हुआ दिखा दूंगा आपको, उसमें नीचे क्वेश्चन लिखा हुआ आ जाएगा आपके लिए, उसको पढ़ लीजिएगा, आपके लिए सुइटेबल रहेगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन है एक्स-रे of wavelength 10 picometer are scattered from a target. A. Find the wavelength of the X-ray scattered through the 45 degree and find the maximum wavelength present in the scattered rays. C. Find the maximum kinetic energy of recoil electrons. हमारे पास यहाँ पर तीन क्वेश्चंस है, तीन अलग अलग क्वेश्चंस। क्या है, तीन अलग अलग क्वेश्चंस है। एक ही क्वेश्चन है उसमें तीन अलग अलग चीजें पूछी है। सबसे पहले हमसे कहा गया कि हमारे पास एक इनिशियल वेवलेंथ है जिसकी वैल्यू है 10 पिकोमीटर। ठीक है, तो हमसे पहला क्वेश्चन पूछा है स्कैटर्ड वेवलेंथ बताइए, स्कैटर्ड वेवलेंथ। तो स्कैटर्ड वेवलेंथ को बताने हैं यानी कि लेमड़ा डैश।
कितना एंगल पे? 45 डिग्री के एंगल पे। पहले क्वेश्चन में हमसे एंगल भी दिया है कि थीटा इक्वल टू 45 डिग्री दिया हुआ हमारे पास में, पाई आ जाएगा, पाई इक्वल टू 45 डिग्री दिया हुआ है और हमसे कहा गया इस एंगल पर स्कैटरिंग वेवलेंथ बता दो, तो बता देते हैं। तो लेमड़ा डैश इक्वल टू लेमड़ा प्लस लेमड़ा सी 1 माइनस कॉस फाई, लेमड़ा डैश निकालना है। लेमड़ा कितना हो गया? 10 पिकोमीटर प्लस लेमड़ा सी की वैल्यू, अब क्योंकि पिकोमीटर में क्वेश्चन है तो इसका मतलब वो वाली वैल्यू लगेंगे 2.426 वाली, 1 माइनस कॉस 45, कॉस 45 की वैल्यू 1/√2। इस कंप्लीट रिलेशन को जब आप सॉल्व करेंगे कंप्लीटली तो आपके पास आंसर आएगा 10.7 पिकोमीटर। मेरे पास ये पहले से सॉल्व किए हुए हैं, जैसा कि मैं हर वीडियो में कहता हूं, मैं इन क्वेश्चंस को पहले से सॉल्व कर लेता हूं, क्योंकि देखिए यहाँ पे इसको मैं घटाऊंगा मल्टीप्लाई करूंगा बहुत लंबा होगा और इतना मैं कर नहीं सकता अभी, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। इसलिए मैं जनरल रिलेशंस तक पहुंचा देता हूं और डायरेक्ट आंसर बता देता हूं। ये सॉल्व करने का काम अगर आप करना चाहते हो तो अपनी टेक्स्ट बुक में आराम से कीजिए। तो पहला क्वेश्चन तो हो गया, स्कैटर्ड वेवलेंथ निकालनी थी। दूसरे क्वेश्चन में हमसे पूछा है फाइंड द मैक्सिमम वेवलेंथ प्रेजेंट इन द स्कैटर्ड रेज। फाइंड द मैक्सिमम वेवलेंथ प्रेजेंट, सॉरी, फाइंड द मैक्सिमम वेवलेंथ प्रेजेंट इन द स्कैटर्ड एक्स-रे। मतलब मैक्सिमम कितनी स्कैटरिंग हो सकती है, यानी कि वेवलेंथ मैक्सिमम कितनी स्कैटर्ड हो सकती है। मैक्सिमम, मैक्सिमम, अच्छा मुझे बताओ मैक्सिमम तो डिपेंड करेगा एंगल पे। भाई ये सब कुछ है ना, स्कैटरिंग एंगल पे डिपेंड करे, जितना ज्यादा एंगल होगा स्कैटरिंग भी उतनी ज्यादा होगी। तो इसका मतलब लेमड़ा डैश इक्वल टू लेमड़ा प्लस लेमड़ा सी 1 माइनस कॉस फाई। अच्छा देखो ये मैक्सिमम कब हो सकता है? कॉस 0 की वैल्यू 1, 1 में से 1 गया 0 थी तो मिनिमम में आ गया। 30 उससे ज्यादा, 45 उससे ज्यादा, 90 पे तो 0 या 1 हो गया, 180 पे कितना हो जाएगा? -1। तो मतलब कुछ हो इस तरीके से हो रहा है कि जैसे ही फोटोन इलेक्ट्रॉन से टकराया ये वेवलेंथ वापस उसी डायरेक्शन में आ गई, वेवलेंथ उसी डायरेक्शन में क्या हो गई? स्कैटर्ड हो गई। तो मतलब अगर ये वेवलेंथ जिस डायरेक्शन से आई है उसी डायरेक्शन में अगर स्कैटर्ड हो जाती है तो वो मैक्सिमम होगी, यानी कि 180 एंगल पर कितना आएगा? 180 पर। तो लेमड़ा डैश इक्वल टू लेमड़ा प्लस माइनस का 180 रखूंगा तो कितना आएगा? माइनस का 1 माइनस माइनस प्लस 2 लेमड़ा सी। मैक्सिमम स्कैटरिंग वेवलेंथ इससे निकलेगी। समझ आया आपको? और इसको मैं निकाल सकता हूं, हमारे एक आंसर था 10 पिकोमीटर प्लस 10 पिकोमीटर प्लस इसकी वैल्यू अगर मैं लेमड़ा सी रखूंगा तो आंसर आएगा 4.9 पिकोमीटर। इसका टोटल आंसर कितना हो जाएगा? 14.9 पिकोमीटर। ये मैक्सिमम क्या है? स्कैटर्ड वेवलेंथ। अब तीसरा इसमें क्वेश्चन पूछा हुआ है द मैक्सिमम रिकॉइल काइनेटिक एनर्जी, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रिकॉइल इलेक्ट्रॉन। रिकॉइल इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकालनी है और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन मैंने अभी आपको बताया था कि काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन क्या है? h म्यू माइनस h म्यू डैश इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी। h कॉमन ले लेते हैं, म्यू माइनस म्यू डैश इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकालनी यानी कि मैक्सिमम वेवलेंथ भी रखनी पड़ेगी। तो देखिए कैसे रखेंगे, h आ गया, ये कितना होता है 1 बाय, सॉरी ये कितना हो जाएगा अपने पास c बाय लेमड़ा, c बाय लेमड़ा, c को कॉमन ले लेता हूं, ये लिख देते हैं c बाय लेमड़ा माइनस c बाय लेमड़ा डैश, c कॉमन ले लेते हैं c। 1 बाय लेमड़ा तो कितनी हो जाएगी? जो हमारे पास इनिशियल जो दे रखी क्वेश्चन में 10 पिकोमीटर, और लेमड़ा डैश हमारे पास कितना होगा? 14.9। ये 14.9 क्यों होगा? क्योंकि हमसे मैक्सिमम रिकॉइल पूछा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पूछी है। तो मैक्सिमम तो कब होगी? जब हमारे पास वेवलेंथ मैक्सिमम होगी। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 6.54 इंटू 10⁻⁻15 जूल। ठीक है, इसका आंसर आएगा 60, ये आंसर आएगा हमारे पास 6.5 इंटू 54 इंटू 10⁻⁻15 जूल। तो आई होप सो हमारा पहला क्वेश्चन कवर हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन के ऊपर हम बात करते हैं। चलिए पहले ये देख लीजिए, तब तक मैं सेकंड क्वेश्चन देख लेता हूं। चलिए आप शुरू करते हैं हम अपना सेकंड क्वेश्चन। तो हमारे सेकंड क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है इन Compton scattering an incoming photon of wavelength lambda naught equals to 3h by 2mc
is scattered by an electron at the rest. If the photon is scattered backward at the angle 180 degree, the momentum corresponding to the recoil electron. हमसे यहाँ पर पूछा है मोमेंटम रिकॉइल इलेक्ट्रॉन का, मतलब वो कुछ इस तरीके से रहा है, यहाँ हमारे एक इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे है, फोटोन आ रहा है इस वेवलेंथ का, लेमडा नॉट वेवलेंथ का फोटोन आ रहा है, इलेक्ट्रॉन से टकराकर वापस फोटोन बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, यानी कि एंगल हमारे पास कितना है 180 डिग्री। ठीक है, हमसे पूछा है इलेक्ट्रॉन का रिकॉइल मोमेंटम, मतलब हमारा इलेक्ट्रॉन किस मोमेंटम से आगे बढ़ेगा। तो चले निकालते हैं, कैसे होगा भाई, हम और आप दोनों जानते हैं इनिशियल और फाइनल मोमेंटम को कंजर्व करते हैं, मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएंगे यहाँ पर हम, मैंने आपको रिलेशंस बताए अभी मोमेंटम कंजर्वेशन। तो फोटोन का इनिशियल मोमेंटम p और इलेक्ट्रॉन का इनिशियल मोमेंटम 0, फोटोन का फाइनल मोमेंटम कितना हो जाएगा p डैश cos फाई माइनस प्लस p इलेक्ट्रॉन। अब आपको शायद याद होगा हमने अभी निकाला है ये वाला h म्यू बाय c h म्यू डैश अपॉन c cos फाई और p cos थीटा, हमने ये निकाला था, क्योंकि मैंने थीटा। अब इसको जरा ढंग से समझिएगा, इसको मैंने p लिख लिया क्योंकि ये मोमेंटम p के बराबर होता है, इसलिए मैंने इसको p लिख लिया, p और इसको लिख लिया p डैश, ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब pe में मैंने कंपोनेंट नहीं लिया। अच्छा, कंपोनेंट क्यों नहीं लिया? देखिए, अगर मैं ऐसा मानूं कि मेरा ये इलेक्ट्रॉन ऐसे सामने है, मैंने ये मारकर एक फोटोन बिल्कुल सीधी डायरेक्शन में मारा, तो इससे होगा क्या कि इलेक्ट्रॉन उसी टकराने की डायरेक्शन में ही आगे जाएगा, ना तो पीछे जाएगा ना कहीं और, कहा जाएगा आगे जाएगा। आगे जाएगा तो उसका जो एंगल होगा वो थीटा इक्वल टू 0 होगा, थीटा इक्वल टू 0 होगा तो फिर वो कितना हो जाएगा cos 0 1 हो जाएगा। समझ आया आपको? समझ आ गया? ये कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। लेकिन जो हमारा फोटोन है वो टकरा के वापस कितना जा रहा है 180 डिग्री में, तो 180 डिग्री में जा रहा है तो cos 180 कितना होता है माइनस, इसको मैंने इधर भेजा तो p इलेक्ट्रॉन इक्वल टू p डैश प्लस p, ये रिलेशन मेरे पास यहाँ पे आएगा। अब मुझे इलेक्ट्रॉन का रिकॉइल मोमेंटम का रिलेशन मिल गया, मैं निकाल सकता हूं। सो Pe इक्वल टू p डैश मेरा कितना हो जाएगा, p डैश को मैं लिख सकता हूं h बाय लेमडा डैश, h बाय लेमडा प्लस h बाय लेमडा डैश। p मेरा जो होता है वो h बाय लेमडा एक रिलेशन होता है मोमेंटम का, प्लैंक कांस्टेंट और वेवलेंथ के बीच का रिलेशन ये होता है, याद रखिएगा इसको, ठीक है। ये इसी से निकला है। इसके अंदर जब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते थे लेमडा की, भाई p इक्वल टू क्या होता है h म्यू बाय c होता है, म्यू बाय c मेरे पास कितना होता है 1 बाय लेमडा, उसको उठा के रखूंगा तो ये नहीं बनेगा। समझ आया आपको? अगर मैं लेमडा की वैल्यू उठा के रखता हूं तो मेरे पास ये बनेगा, ठीक है। तो मेरे पास लेमडा का ये रिलेशन आ गया। अब यहाँ पर मुझे इनिशियल जो हमारे पास स्कैटरिंग की वेवलेंथ थी वो तो हमारे पास लेमडा नॉट दी गई है, वो तो ये हो जाएगी। मुझे जरूरत है लेमडा डैश की, तो मैं रिकॉइल मोमेंटम निकाल लूंगा। कैसे निकाल लूंगा वो देखिए। अब अगर मुझे लेमडा डैश चाहिए तो लेमडा डैश का फॉर्मूला क्या है, लेमडा प्लस लेमडा सी अपॉन लेमडा सी 1 माइनस कॉस फाई। एंगल कितना हो गया 180, तो ये कितना हो जाएगा लेमडा प्लस 2 लेमडा सी। लेमडा सी को मैं जानता हूं, लेमडा सी की वैल्यू कितनी होती है h बाय एम सी, h बाय एम सी रखा तो लेमडा प्लस 2h बाय एम सी, 2h बाय एम सी, और इस लेमडा की वैल्यू मेरे पास क्या दी हुई है 3h बाय 2mc प्लस 2h बाय 3mc mc। इनको जोड़ो तो ये मेरा हो जाएगा 7h बाय 2mc। तो मतलब मेरे पास लेमडा डैश कितना है 7h बाय 2mc, उसको उठाकर मैं यहां रख दूंगा। सो Pe h अपॉन लेमडा नॉट की वैल्यू कितनी है 3h बाय 2mc प्लस h अपॉन लेमडा डैश की वैल्यू 7h बाय 2mc। ये ऊपर चले जाएंगे, दोनों ही रेसिप्रोकल हो जाएंगे। तो रेसिप्रोकल जैसे ही ये होंगे 2mc और h कॉमन आ गया, नीचे कितना बचा 1/3h 1/7h। मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां कितना आएगा 7 और 3 10 2mch, नीचे कितना आएगा ये 7 और ये कितना हो जाएगा 10,
और ये कितना हो जाएगा, ये 10h हो जाएंगे, ये कितना हो जाएगा अपने पास में, सॉरी नंबर ही आएंगे ऊपर, ठीक है। अगर यहाँ से मैं h कॉमन ले लेता हूँ तो फिर मेरे पास नंबर ही बचेगा, तो 10 और नीचे अपने पास कितना बचेगा 21h, h से h कैंसल, आंसर कितना आएगा 20 mc अपॉन 20 mc अपॉन हाँ, यहाँ पे मुझे कुछ प्रॉब्लम लग रही है, आई थिंक मैंने यहाँ कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक की है, जरा देखिएगा। यहाँ पर कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है मुझसे, क्या हो रही है जरा वो देखिए आप। ओके ओके ओके, यहाँ मुझसे मिस्टेक ये हुई कि ये h और ये h कट जाएंगे आपस में, तो पहले से इनको काट देते हैं ताकि कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं होगी। इनको नहीं काटा इसलिए मैंने इसको कॉमन ले लिया, फिर मल्टीप्लाई हो गया तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन पैदा हो गई, ठीक है, ये मुझसे गलती हुई। तो कटा, ये बनेगा 2/3 नीचे mc, और ये कितना बनेगा 2/7 नीचे mc। इन सबको करेंगे तो आंसर मेरे पास आएगा 20/21 mc। ये हमारे पास है हमारा रिकॉइल मोमेंटम। रिकॉइल मोमेंटम किसका, इलेक्ट्रॉन का। तो देखिए काफी इजी तरीके से सॉल्व किया मैंने, जो भी कॉम्पटन के इफेक्ट के अंदर आपको रिलेशंस बताया उन्हीं का यूज करके हमने कंप्लीट आंसर निकाला है। तो इसीलिए मैंने कहा था डेरिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, रिलेशन चाहिए, फॉर्मुलेशन चाहिए, क्वेश्चन चाहिए, आंसर। अब अगला क्वेश्चन थोड़ा बहुत ज्यादा अमेजिंग है, तो थोड़ा उसको ढंग से करेंगे। देखिए उस क्वेश्चन के अंदर 4 ऑप्शंस दिए गए, एक ऑप्शन है tan थीटा, मैं ऑप्शंस पहले लिख रहा हूं, tan थीटा इक्वल्स टू sin फाई अपॉन p माइनस cos फाई। सेकंड रिलेशन हमें दिया हुआ है tan थीटा इक्वल्स टू sin फाई लेमडा डैश अपॉन लेमडा माइनस cos फाई। थर्ड मेरे पास दिया हुआ है tan थीटा इक्वल्स टू cos फाई बाई 2 माइनस सॉरी 1 अपॉन h म्यू अपॉन m नॉट c स्क्वायर, m e c स्क्वायर, ठीक है। हमसे और चौथा मेरे पास ऑप्शन दिया गया है नन ऑफ दिस। अब ये क्या ऑप्शन है वो आपने क्वेश्चन तो पढ़ ही लिया होगा, लेकिन फिर भी मैं पढ़ देता हूं। ये आया फोटोन ऑफ एनर्जी E, मोमेंटम P, वेवलेंथ लैम्डा, फ्रीक्वेंसी V, म्यू scattered by an electron rest, mass is me, at the rest at the angle phi, the energy E dash, momentum P dash, wavelength lambda dash and frequency V dash. For the angle of recoil electron theta among the following, which option is correct? हमसे वही बात बोली है कि हो कुछ ऐसा रहा है, एक इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे एक फोटोन ऐसे आया, उसने इसको टक्कर मारी, फोटोन की एनर्जी E, मोमेंटम P और फ्रीक्वेंसी म्यू दी हुई है, ठीक है। जब ये टकराया तो फोटोन की P डैश एनर्जी E डैश और ये V डैश म्यू डैश हो गया। तो हमसे ये पूछा है इलेक्ट्रॉन की रिकॉइल एनर्जी का कौन सा रिलेशन सबसे अच्छा है। वही काम जो पहले किया वापस वही, इन्हीं पहले मोमेंटम कंजर्व करवा दो, मोमेंटम कंजर्व करवा दे भाई। मोमेंटम सबसे पहला काम आपका होना चाहिए, मोमेंटम कंजर्व कराओ। मोमेंटम कंजर्व में क्या, इनिशियली मोमेंटम कितना हो जाएगा फोटोन का P, लेकिन इसका कितना होगा इलेक्ट्रॉन का 0, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रुका हुआ है। जब टकराया तो फोटोन किस डायरेक्शन में जाएगा, इस डायरेक्शन में, क्योंकि हमें एक्चुअल में मोमेंटम दे रखा है और हमसे कहा गया है कि स्कैटर्ड हुआ, स्कैटर्ड होने के बाद उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, तो फ्रीक्वेंसी चेंज हुई तो मोमेंटम भी चेंज होगा। ये हमने अभी जो कॉम्पटन इफेक्ट पढ़ा उसके अंदर डिटेल में समझाया। तो जब चेंज होता है तो वो h म्यू डैश अपॉन c होता है, लेकिन अब वो क्या हो जाएगा p डैश cos फाई। h म्यू डैश लिख सकते हैं ना, इसको p डैश लिख सकते हैं। ये डिट्टो वही रिलेशन है जो मैंने अभी पीछे बनाया था, ठीक है, वही रिलेशन। और इलेक्ट्रॉन मेरा इस डायरेक्शन में जाएगा तो ये बनेगा मेरा p e डैश cos थीटा, सॉरी p e cos थीटा, एक ये बनेगा। अब क्योंकि tan थीटा की फॉर्म में पूछा है, इसका मतलब मुझे दोनों रिलेशंस काम में लेने पड़ेंगे, वर्टिकल वाला भी। तो वर्टिकल वाला अगर आपको याद हो तो था p sin थीटा इक्वल्स टू p डैश sin फाई, याद है, ये तो होता है।
वर्टिकल वाला रिलेशन। तो अब वर्टिकल वाला रिलेशन इक्वेशन नंबर 2, इसको मैं ढंग से लिख सकता हूँ, इसको इक्वेशन नंबर 1 ना ले, इसको पहले इधर भेज देते हैं। तो PE cos थीटा बराबर P माइनस P डैश cos फाई, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर दो, तो PE, ये P sin थीटा होगा, तो PE sin थीटा अपॉन PE cos थीटा इक्वल्स टू P डैश sin फाई अपॉन P माइनस P डैश cos फाई, ये कुछ इस तरीके से होगा। चलो ठीक है, तो हमसे ये पूछा है इसका रिलेशन फाइंड आउट करना है। यहाँ पे ये P डैश आएगा नीचे, ठीक है, इसको ये याद रखेगा, ये P डैश, P बाय P डैश। अब हमने से पूछा ये से कैंसिल, ये हो गया tan थीटा, ये P डैश, इसमें से अगर मैं P डैश कॉमन लूं तो P डैश से P डैश ऊपर कट जाएगा, तो एक रिलेशन ये बना sin फाई अपॉन P माइनस P अपॉन P डैश cos फाई। क्या पहला ऑप्शन सही है? बिल्कुल, ये पहला रिलेशन बन गया, बन गया। अब हमसे पूछा है पहला रिलेशन बन गया, क्या दूसरा रिलेशन भी बन सकता है? देखिए ऑप्शन तो चारों दिए, ठीक है, ऑप्शन हमें क्या दिए? चारों दिए। यहाँ नन ऑफ दिस ना देके लिखा है ऑल, सॉरी यहाँ लिखा हुआ है ऑल लिखा हुआ है कि चारों ऑप्शन भी हो सकते हैं। तो हम चेक कर लेते क्या ये तीन और भी कुछ हो सकता है क्या, देख लेते हैं। भाई P की जगह मैं क्या रख सकता हूँ? h बाय लेमड़ा, याद आया h बाय लेमड़ा, रख दो h बाय लेमड़ा। जैसे ही आप h बाय लेमड़ा रखते हो तो ये h बाय लेमड़ा, ये h बाय लेमड़ा डैश रेसिप्रोकल हुआ, SH कैंसिल, तो ये रिलेशन बनेगा sin फाई अपॉन लेमड़ा डैश अपॉन लेमड़ा माइनस cos फाई। सेकंड रिलेशन भी सेटिस्फाई, दो रिलेशन सेटिस्फाई हुए, हो गए। अब देखते हैं कि तीसरा रिलेशन भी सेटिस्फाई होता है, तो सेटिस्फाई करवा देते हैं तीसरा रिलेशन। सेकंड रिलेशन की मदद ले लेते हैं। सेकंड रिलेशन क्या था? लेमड़ा डैश अपॉन लेमड़ा, लेमड़ा डैश को मैं जान सकता हूँ, लिख सकता हूँ लेमड़ा प्लस डेल लेमड़ा अपॉन ले, इस डेल लेमड़ा वही है लेमड़ा सी cos फाई, लिख लेता हूँ मैं, ये डेल लेमड़ा वही है लेमड़ा सी 1 माइनस cos फाई, ये मैं लिख सकता हूँ, आराम से लिख सकता हूँ। इनको अलग अलग डिवाइड कर दो तो 1 प्लस लेमड़ा सी अपॉन लेमड़ा 1 माइनस cos फाई, ये कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक है। चलो अब देखो भाई, यहाँ हमारे पास में लेमड़ा की कोई वैल्यू नहीं दी गई है, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी के अंदर हमारे पास यहाँ पर लेमड़ा की कोई भी वैल्यू नहीं दी गई है, ठीक है। तो अब इसके अंदर हम क्या करेंगे पहले वो देख लेते हैं। तो इसका अगर मैं सॉल्व करना चाहूं तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा, इस तरीके से बनेगा। लेमड़ा सी की वैल्यू रख देंगे 1 प्लस लेमड़ा सी हमारा क्या होता है h प्लस एम ई बाई सी लेमड़ा 1 माइनस cos फाई। सी की जगह, इस लेमड़ा की जगह मैं वैल्यू रख सकता हूँ, देखिए 1 बाय लेमड़ा मेरा कितना हो जाएगा? सी बाय वी, सॉरी वी बाय सी, इसको उठा के यहाँ रख दूं तो लेमड़ा डैश प्लस लेमड़ा बराबर अपॉन लेमड़ा 1 प्लस लेमड़ा की जगह वैल्यू रखूं तो बनेगा h म्यू बाय एम ई सी स्क्वायर 1 माइनस cos फाई। मेरे पास ये आया, इसको उठा के मैं यहां रख सकता हूं, क्या रख सकता हूं? आराम से रख सकता हूं, रख दो, इसको उठा के मैं यहां रख देता हूं। तो इसको उठा के जैसे ही मैं यहां रखता हूं h म्यू के अंदर, ठीक है, इसको उठा के मैं जैसे ही यहां रख दूंगा तो मेरे पास क्या आएगा? ऊपर रख दिए, इसके अंदर रख दो लेमड़ा डैश की वैल्यू, तो बनेगा sin फाई अपॉन 1 प्लस h म्यू एम ई सी स्क्वायर 1 माइनस cos फाई माइनस cos फाई। ये 1 माइनस cos फाई हुआ, ये आया sin फाई अपॉन 1 प्लस सॉरी 1 माइनस cos फाई प्लस h म्यू एम सी स्क्वायर एम ई सी स्क्वायर 1 माइनस cos फाई, पूरे में से 1 माइनस cos फाई कॉमन, 1 माइनस cos फाई फॉर्म तो बचेगा 1 प्लस h म्यू बाय एम ई सी स्क्वायर। मेरे पास ये बचा, चलो ये मेरे पास बचा लास्ट। तो अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूं? आपको शायद याद होगा कि 1 माइनस cos फाई को हम लिख सकते हैं साइन की फॉर्म में, ठीक है, यहाँ कॉट है, मुझे थोड़ा ऑप्शन में मिस्टेक हो रही है, यहाँ पर एक्चुअल में ऑप्शंस में ही मिस्टेक दी गई है, कॉट होना चाहिए, यहाँ कॉस दिया हुआ है, कॉट होना चाहिए, ठीक है।
तो अगर मैं देखूं तो इसको मैं लिख सकता हूं 2 sin 5/2 cos 5/2, इसको लिख सकता हूं। और ये 1 माइनस कॉस बचा है, ठीक है, तो इसको मैं साइन की फॉर्म में भी लिख सकता हूं, 2 sin स्क्वायर 5/2। कॉस को मैं साइन की फॉर्म में भी तो लिख सकता हूं, लिख सकते हैं 1 प्लस एच म्यू बाय एम ई सी स्क्वायर। एक साइन से एक साइन, 2 से 2 कैंसिल, तो बच्चा कितना, कॉस अपॉन साइन कितना होता है, कॉट 5/2, 1 प्लस एच म्यू अपॉन एम ई सी स्क्वायर। क्या ये ऑप्शन भी सेटिस्फाई हुआ? बिल्कुल, ये भी सेटिस्फाई हुआ। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये ऑप्शंस में क्या गड़बड़ी हो रही है बार बार। एक्चुअल में जो क्वेश्चन है ना, ये बुक का क्वेश्चन है, ये मैंने सॉल्व नहीं किया, ये बुक के अंदर लिखा हुआ है। और बुक के अंदर जब मैंने, मतलब मेरे पास सॉल्यूशन भी पढ़ा है इसका, लेकिन मैंने डायरेक्ट बुक से पढ़ा, मैंने सॉल्यूशन नहीं देखा अभी इसका। तो सॉल्यूशन नहीं देखने की वजह से मुझे क्या पता चला कि यहाँ पर सिर्फ कॉस लिखा हुआ था, तो इसलिए। लेकिन जब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ तो मुझे पता चल रहा है कॉट आएगा, इसलिए मैंने ऑप्शन को सही किया है, ठीक है। क्योंकि आई होप आपके समझ में आया होगा कैसे किया है। देखो मैं फिर से कहूंगा, काउंटर इफेक्ट को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका क्या है? सबसे पहले मोमेंटम कंजर्व करवा दो, एनर्जी को देख लो, और उसके बाद स्कैटरिंग का फॉर्मूला लगाओ, आंसर आ जाएगा। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। बहुत टाइम लगता है वीडियो बनाने में, तो प्लीज यार कंटिन्यूटी रखिए अपने साथ में, हमारे साथ जुड़े रहिए। टेलीग्राम चैनल का नीचे लिंक दिया गया, वहाँ बुक्स मिलेंगी आपको, नोट्स मिलेंगे, नोट्स और चैनल का लिंक और डेली क्वेश्चंस मैं अपलोड करना शुरू करूंगा, जिसके अंदर आप रेगुलर क्वेश्चन आंसर्स भी देख सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स इस वीडियो को देखने के लिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना